स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र का हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शन ए रहता है। सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहता है सारा का सारा एमसीक्यू रहता है और टोटल 10 प्रश्न रहता है। तो एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलता है, तो ये 20 नंबर का प्रश्न रहता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो है सबसे पहले सेक्शन है यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है क्लास 11 इकोनॉमिक्स का कि ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश समय यानी कि जो है आपका ब्रिटिश समय अंग्रेज के दौरान दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था, पिछड़ा या अर्थ समान थी, या फिर दोस्तों पिछड़ा और अर्थ समान थी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पिछड़ी और अर्ध समान थी, ठीक है, दोनों था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते 2 नंबर। तो 2 नंबर पूछता है इनमें से नगद फसल कौन है, ठीक है। इनमें से नगद फसल कौन है, धान, गेहूं, कपास या इनमें से कौन है। देखिए नगद फसल दोस्तों इसमें आपका जो है कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपास इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर कहता है कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो किस वर्ष को दोस्तों महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। महाविभाजन बहुत ज्यादा विभाजन हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर 1921 को यानी कि 1921 ईस्वी को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बोलता है सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। तो सुएज नहर को दोस्तों सबसे पहले परिवहन के लिए कब खोला गया था, तो ये जो खोला गया था 1869 ईस्वी यानी कि 1869 में, ठीक है। 1869 ईस्वी में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 5 नंबर बोलता है ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई, ठीक है। तो ब्रिटिश काल अंग्रेज में दोस्तों अंग्रेज काल में आपका भारत का प्रथम जनगणना सबसे पहला जनगणना कब संपन्न हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था 1881 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1881 में, ठीक है, 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत के प्रथम जनगणना हुआ था कब, ब्रिटिश काल में। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर कहता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंदर में दोस्तों समस्त पूर्वी यानी कि सारा जो पूर्वी जो भारत था उसका जो व्यवस्था था अर्थव्यवस्था वो कैसा था, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जमींदारी अर्थव्यवस्था था, ठीक है, कैसा था, जमींदारी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर बोलता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात में दोस्तों भारत के कौन से आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। ऑप्शन में बोलता है पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित को दोस्तों जो है क्या किया गया, तो स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, भारत में इस तरह का आर्थिक प्रणाली को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों कहता है 8 नंबर देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। तो देश की स्वाधीनता के समय दोस्तों कृषि का स्थिति कैसा था, आशी स्थिति, बहुत पिछड़ी स्थिति, खाद्यान्न की कमी या बहुत अच्छी स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 8 का जो ऑप्शन नंबर बी, बहुत पिछड़ी स्थिति, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ता है दोस्तों। तो 9 नंबर बोलता है कि भारत में प्रथम ठीक है आधिकारिक जनगणना हुई। तो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुआ, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है, 1951 में। तो 1951 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न दोस्तों। और जो चैनल पर अभी तक पहली बार आता है सब्सक्राइब नहीं कर जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो दोस्तों लाइक नहीं कर लीजिएगा,
और जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 10 नंबर जो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारत का जो इकोनॉमिक्स है ये कैसा, तो भारत का जो इकोनॉमिक्स है ये आप सभी का खुली हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि खुली हुई इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ से आपका सेक्शन भी जो प्रारंभ होता है यानी का स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 11, 12 दो प्रश्न मिलेगा सेक्शन बी में। दोनों आपका 2-2 नंबर, तो 4 नंबर का रहेगा। दोनों आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख आर्थिक स्थिति ठीक है अर्थशास्त्रियों के नाम बताएं। तो औपनिवेशिक काल में दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रीय आय होता है उसका जो आकलन करने वाले प्रमुख इकोनॉमिक्सों का क्या बताना है, नाम बताना, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडेल सिराज, डॉक्टर VKR वीराव तथा RC देसाई, ये जो सब ने मिलकर क्या क्या, तो औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय का आकलन किया, किसमें, तो भारत का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे दोस्तों 12 नंबर पूछता है, क्या पूछता है कि जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर, ठीक है, संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है। तो जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर दोस्तों जो माना जाता है 1921, यानी कि जनकांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का जो विभाजन वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है, 1921 को माना जाता है। चलिए इस प्रकार से सेक्शन बी भी समाप्त हुआ। सेक्शन सी की ओर हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन सी में 2 प्रश्न मिलेगा, 13 और 14 दोनों आपका 3-3 नंबर, तो 6 नंबर का होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। तो सेक्शन सी कहता है स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बता। तो स्वतंत्रता के समय जो आपका देश में जो कार्य हो रहा था उसके बारे में आधुनिक उद्योग, क्या क्या उद्योग था उसके बारे में आपको नाम बताना, ठीक है। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम निम्नलिखित है। पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा पटसन उद्योग, ठीक है, तीसरा लौह इस्पात उद्योग, चौथा चीनी उद्योग, पांचवा सीमेंट उद्योग, छठा कागज उद्योग। ये 6 उद्योग जो आपका स्वतंत्रता के समय जो देश में कार्य कर रहे थे, ठीक है, और ये आपका आधुनिक उद्योग में आता है। चलिए इसी प्रकार से 14 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 14 नंबर कहता है स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार के परिणाम, ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार के परिणाम की दिशा की जानकारी दें। तो उसका व्यापारिक जो कैसे हुआ, विदेशी व्यापार का परिणाम क्या क्या था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार की प्रतिबंधकारी नीतियों के कारण भारत कच्चे उत्पादक जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यात तथा सूती रेशमी ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बने हल्की मशीनों आदि का आयात भी हो गया। व्यवसायिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रखा। परिणाम स्वरूप भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा तथा कुछ व्यापार जो का चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या था, किस चीज का आपका उद्योग कहाँ गया, तो विदेश में कहाँ कहाँ इसका व्यापार हो उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी दोस्तों 15-16 2 प्रश्न मिलेगा, जो कि 5-5 नंबर का है, 10 नंबर, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। चलिए 15 नंबर बोलता है औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। गतिहीनता यानी कि उसका जो लॉस होने का क्या कारण था। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, तो पहला कारण था भू व्यवस्था प्रणाली, भू माने धरती हो, ठीक है। तो भू व्यवस्था प्रणाली में क्या, तो औपनिवेशिक शासन काल में अनेक भू व्यवस्था प्रणाली जैसे कि जमींदार तथा जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प लेते थे
किसानों के पास कुछ नहीं बच से पाता था, ना ही औपनिवेशिक सरकार और ना ही जमींदारों की कृषि की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण कृषि वर्ग को निर्यात दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों जमीन के बारे में इस प्रकार से किसान को क्या क्या करना पड़ा, गतिहीनता का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था में क्या होता, तो राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिया जाता था। जो भी उसका अधिकार था, यदि राजस्व व्यवस्था में वो जो है पैसा को जमा नहीं करते, कुछ राशि नहीं जमा करते, तो उसका जो जमींदार है वो छीन लिया जाता था। और यहाँ पर इनसे जमींदारी द्वारा कृषकों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लागत संग्रह करने की रुचि को बढ़ावा दिया। सूखा तथा अकाल के प्रकोप ने स्थिति को और अधिक जो है संकटग्रस्त बना दिया था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से दो कारण था जो कि कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण था। चलिए 16 नंबर दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और चैनल पर दोस्तों अभी तक पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता था। ठीक है, तो भारत में आधारिक संरचना के विकास से, डेवलपमेंट से जो आपका अंग्रेज है ये किस चीज का उद्देश्य पूरा करना चाहता था। उत्तर में लिखिएगा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में आपका रेल हो गया, पतन हो गया तथा आपका जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जो आपका जन सम्मान को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए जाते थे। ठीक है, जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका जो ध्येय भी क्या, देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे मालों का जो निकटन रेलवे स्टेशन तथा पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। इस प्रकार दोस्तों क्लास 11 इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व के वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो